नमस्कार मित्रों, भूमि जानकारी जागरूकता अभियान में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हम इस सेशन में वसीयत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वसीयत क्या होती है, क्या वसीयत कराना जरूरी है, क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और वसीयत वकील से बनाना ठीक है क्या। इन सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर हम इस सेशन में ढूंढने का प्रयास करेंगे। वसीयत फिर से मैं बता दूं, वसीयत उर्दू शब्द है। वसीयत उर्दू शब्द है और उसका इंग्लिश जो है टेस्टामेंट्स होता है, विल होता है। विल मतलब इच्छा, मेरी इच्छा है और मैं अपनी इच्छा से मैं अपनी संपत्ति किसी को देना चाहता हूं, उसी को वसीयत कहते हैं। वसीयत क्या होती है? यह एक कानूनी दस्तावेज होता है, एक विधिक रिकॉर्ड है जिसमें किसी एक या उससे अधिक व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। जिसके नाम वसीयत होती है वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने वसीयतनामा कराया है वह जीवन में कभी भी इसे निरस्त करवा सकता है, बदल करके दूसरे के नाम भी कर सकता है। वसीयतनामा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जितने अभी तक तो हमने ऐसा देखा है कि वसीयत कराने वाले लोग बड़े ही चालाक किस्म के लोग होते हैं, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो वसीयत कराना एक कॉमन रूल होना चाहिए। वसीयत अगर कर दिए तो वसीयत करने से आने वाली जो नस्ल होगी, आने वाले जो पीढ़ी होगी, उस पीढ़ी को जमीन जायदाद के कम से कम उन जमीन जायदाद के झगड़ों में नहीं उलझना पड़ेगा। बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, वसीयत हम सिर्फ अपनी संपत्ति के कर सकते हैं। अपनी संपत्ति का मतलब अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का हम वसीयत कर सकते हैं। मेरे बाप दादों की जो संपत्ति है उस पर मेरे बाल बच्चों का बराबर अधिकार है, तो उन संपत्ति का हम वसीयत नहीं कर सकते हैं। वसीयत हम अपने द्वारा अर्जित, हमने कमाया है, हमने खरीदा है, चाहे किसी भी तरीके से किसी और से हमने उसे लिया है, तो जिसको मैंने अपने परिश्रम से, अपने अर्जित बल से, अपने धन वैभव से हमने खरीदा है, प्राप्त किया है, मैं सिर्फ उसी को बांट सकता हूं, सिर्फ उसी पर मेरा पूर्ण अधिकार है। बाकी जो कुल परिवार की जो संपत्ति है, उस कुल परिवार की संपत्ति पर उसी दिन अधिकार हो जाता है जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। अगर एक घर में एक बच्चा है तो उस संपत्ति पर पूरा उसी बच्चे का अधिकार है। जिस दिन दूसरा बच्चा, उसका भाई पैदा हो जाता है, दूसरा भाई पैदा हो जाता है, ठीक उसी दिन उसकी संपत्ति आधी आधी मान ली जाती है। अगर तीसरा भाई पैदा हो गया तो एक तिहाई संपत्ति जिस दिन पैदा होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जिस दिन कोई जन्म लेता है उसी दिन उसका वो अधिकार के साथ जन्म लेता है, उसी दिन उसका अधिकार तय हो गया। बंटवारा भले बाद में हो, लेकिन जन्म के साथ ही उसका अधिकार तय हो गया। जो पुश्तों से चलती आ रही है जमीन, जो हमारे पुरखों की जमीन है, जो हमारे बाप दादों की जमीन है, उसको वसीयत करने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसे नहीं कर सकता। मैं उसी भूमि का वसीयतनामा लिख सकता हूं, मैं उसी जमीन का वसीयत कर सकता हूं जो मेरे द्वारा अर्जित हो। मैंने मेहनत किया, मैंने कुछ धन अर्जित किए और उससे मैंने कुछ भूमि का खरीद लिया, उस भूमि को मैं किसी को वसीयत कर सकता हूं। वसीयत चल संपत्ति की भी हो सकती है, अचल संपत्ति की भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली वसीयत जो है अचल संपत्ति के शब्द के संदर्भ में ही ज्यादा प्रचलित है। उसको इंग्लिश में टेस्टामेंट कहते हैं और इंग्लिश में
ट्रांसफर बाय विल्स भी कहते हैं। सो क्या वसीयत कराना जरूरी है? वसीयत तैयार करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह दस्तावेज हमेशा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का एक सबूत होता है। वसीयत व्यक्ति की संतानों में झगड़ा होने से बचाती है। अगर एक व्यक्ति अपने धन को अपनी संतान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, तब वसीयत का महत्व और बढ़ जाता है। सो वसीयत कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन्होंने भी जन्म लिया है उनका मरण निश्चित है। किसी का बुढ़ापे में मरण होता है, किसी की अकाल मृत्यु भी होती है। किसी को नहीं पता किसका अकाल मृत्यु होगा और किसको बुढ़ापे में मृत्यु होगी। तो जो भी उनके द्वारा संपत्ति है, उस संपत्ति का आगे का उत्तराधिकारी कौन हो, उस संपत्ति का आगे का उसका भोग कौन करे, अगर इस झगड़े से बचाना चाहते हैं अपने पुत्रों को, अपने संतानों को, अपने परिवार को, तो वसीयत कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वसीयत का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब अपने सगे संबंधियों के अलावा किसी और को आप कुछ धन देना चाहते हैं, तब वसीयत का महत्व और भी बढ़ जाता है। बस ध्यान देने वाली क्या बात है, मैं सिर्फ उसी जमीन का वसीयत कर सकता हूं जिसको मैंने अर्जित किया है, जिसको मैंने खरीदा है। और वसीयत कब लागू होती है? जो वसीयत करता है, जिसने वसीयत लिखी है, उसके मरने के बाद ही वो एग्जीक्यूट होती है। उसके जीवन काल में वसीयत नहीं एग्जीक्यूट होती। जो जमीन का, जो भूमि के जो स्वामी हैं, भूमि के स्वामी वसीयत लिख दिए कि मेरे मरने के बाद से मेरी जमीन सो को प्रदान की जाती है। मरने के बाद का है। जीते जी वसीयत नहीं होता। जीते जी आप सेल कर सकते हैं, जीते जी आप गिफ्ट कर सकते हैं, जीते जी आप डोनेट कर सकते हैं, जीते जी आप बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं, उसकी सब रजिस्ट्री होती है। लेकिन जीते जी मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, मरने के बाद जो हो सो हो, तो उसमें वसीयत लिखा जाता है। सो वसीयत कब एग्जीक्यूट होगी? मरने के बाद। वसीयतकर्ता के मरने के बाद ही वसीयत जो है लागू होती है, उससे पहले वसीयत लागू ही नहीं होती। वसीयत कौन कराता है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति है वह वसीयत करा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वह स्वस्थ हो, दिमागी रूप से दुरुस्त हो। अंधे और बहरे व्यक्ति वसीयत बना सकते हैं अगर वे अपने काम के परिणामों और उनके कानूनी परिणामों को समझते हो। एक सामान्य रूप से पागल आदमी भी वसीयत तैयार कर सकता है, लेकिन तभी जब वह बुद्धि से सोचने योग्य हो। अगर एक व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहा है, तो वह वसीयत तैयार करने लायक ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पागल आदमी नहीं कर सकता है। अच्छा, पागलपन का हिसाब है कि कुछ लोग तो 24 घंटे पागल रहते हैं और कुछ लोगों को कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है, बाकी समय में नॉर्मल रहते हैं। तो जिस समय वो नॉर्मल रहते हैं, जिस समय उनको सोचने समझने की शक्ति ठीक ठाक है, उस समय उनका वसीयत किया हुआ वैलिड होगा। और पागलपन की अवधि में वसीयत का कोई क्या वैलिडिटी होगा? सो वसीयत कोई भी कर सकता है जिसके पास सोचने समझने की, कुछ लेने और कुछ देने की समझ हो। वसीयत का पंजीकरण कैसे कराते हैं? वसीयत को एक सादे कागज पर भी तैयार किया जा सकता है। मैं सोनसो विलेज ऑफ सोनसो एज ऑफ सोनसो हिंदी में लिखता हूं। मैं अमुक व्यक्ति, इस गांव का रहने वाला, ये वसीयत करता हूं कि मेरे नहीं रहने पर मेरी संपत्ति के वारिस सोनसो को बनाया जाए। हो गया, वसीयत हो गया। ये प्लेन पेपर में भी चलेगा। लेकिन इसकी वास्तविकता पर संदेह से बचने के लिए इसे रजिस्टर करवाना ठीक रहता है। अगर एक व्यक्ति अपनी वसीयत को रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसे गवाहों के साथ सब रजिस्ट्री कार्यालय में जाना चाहिए। विभिन्न जिलों के लिए सब रजिस्ट्री होते हैं जो वसीयत को रजिस्टर करने में मदद करते हैं। कानूनी प्रमाण रजिस्टर कराने के बाद वसीयत एक शक्तिशाली कानून प्रमाण बन जाता है। सो वसीयत क्या है?
सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है और साफ साफ पढ़ने के लिए टाइपिंग भी की जा सकती है, कंप्यूटर प्रिंटिंग भी की जा सकती है। लेकिन ये सलाह दिया जाता है कि अगर वसीयत करना ही है तो इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। वसीयत के रजिस्ट्रेशन में कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ जो टाइपिंग वाइपिंग जो खर्चे होती है 50, 100, 200, 500 रुपये का इतना ही होता है। इससे ज़्यादा वसीयत में कोई खर्चा नहीं होती है। रजिस्टर एक बार रजिस्टर हो गया तो कम से कम उसको तोड़ मोड़ बदलने की झंझट खत्म हो जाएगी। और चूंकि वसीयत जो है मरने के बाद ही लागू होता है, इसलिए अपने जीवित समय में, अपने जीवन काल में वसीयत को कभी भी वसीयतकर्ता बदल सकता है। वो दूसरा वसीयत बना देगा, तीसरा वसीयत बनाएगा, चौथा वसीयत बना देगा, पहला वसीयत कैंसिल कर देगा, नहीं भी कैंसिल करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने मरते मरते 10 वसीयत बना दी और 10 वसीयत बना करके 10 लोगों के नाम अलग अलग 10 वसीयत बना दी, तो जो सबसे बाद में वसीयत बनी है, मरने से पहले वाली, जो सबसे बाद वाली जो वसीयत बनी है, वो वसीयत वैलिड मानी जाएगी। बाकी वसीयत अपने आप ही समाप्त। अगर किसी ने 2015 में एक वसीयत बनाया, 2020 में एक वसीयत बनाया, 2023 में एक वसीयत बनाया, तो लास्ट वाला कौन सा हुआ? 2023 वाला हुआ। तो 2023 वाला वसीयत वैलिड माना जाएगा। उससे पहले वाले जितने वसीयत हैं उन सब पर जो बाद वाला है वो भारी पड़ गया, सब पहले वाले कैंसल माने जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि वसीयत कितने तरह की होती है। आमतौर पर लोगों को वसीयत के प्रकार से जुड़ी कम ही जानकारी प्राप्त है। दरअसल वसीयत 2 प्रकार की होती है। वसीयत के सिर्फ 2 प्रकार हैं, एक विशेष अधिकार युक्त और दूसरा विशेषाधिकार रहित। सो हम यूं कहें कि विशेषाधिकार सहित पहला और विशेषाधिकार रहित दूसरा। जो विशेषाधिकार सहित है, ये लगभग डिफेंस सर्विसेज में जो लोग सर्विस करते हैं, तो डिफेंस सर्विसेज में जो लोग यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, जो लड़ाई उड़ाई के लिए जाते हैं, जिनके पास अगर सामने का बैटल हुआ तो वहाँ पर बाकी वसीयत वगैरह लिखने का टाइमिंग भी नहीं मिलेगा, वो विशेष अधिकार सहित वसीयत है। वहाँ पर उस सैनिक ने मरने से पहले जो कुछ भी अपने साथियों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में बता दिया कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का मालिक ये हो, वो वैलिड माना जाएगा। इसलिए उसको विशेषाधिकार सहित वसीयत कहते हैं। और उसके अलावा जितना भी वसीयत होता है वो विशेषाधिकार रहित होता है। जब विशेषाधिकार रहित हो गया तो इसमें जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं, गवाह की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है, दिमाग होशो हवास में रहना चाहिए, ये सब की ज़रूरत है। ये सब फॉर्मेलिटीज विशेषाधिकार रहित वसीयत में औपचारिकताओं को पूरा करने की ज़रूरत होती है। जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट है, जो भी विधिक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। सो हम लोग नॉर्मली इसी को जानते हैं। लेकिन एक दूसरा भी होता है विशेषाधिकार सहित वसीयत, और विशेषाधिकार सहित वसीयत जो है सिपाही, वायु सैनिक, नौ सैनिक द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। सो जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो सोल्जर्स हैं, जो योद्धा हैं, उनके द्वारा लड़ाई के समय में, बैटल के समय में, कैजुअलिटी के समय में जो बिल बनाया जाता है उसको विशेषाधिकार सहित वसीयत कहते हैं। बाकी सब विशेषाधिकार रहित होता है, क्योंकि विशेषाधिकार सहित वसीयतों को लिखित में या मौखिक रूप में, घोषणा के रूप में और अपनी जान को जोखिम डाल रहे लोगों द्वारा एक अल्प समय के नोटिस द्वारा तैयार करवाया जाता है, जबकि विशेषाधिकार वसीयत में औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत पड़ती है। वसीयत कितनी सुरक्षित है? वसीयत की सुरक्षा भारतीय पंजीकरण अधिकरण 1908 में वसीयत को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। देखिए साहब, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, अभी भी चल रहा है, सेम है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार वो सारे इमोवेबल, वो सारे अचल संपत्ति,
अचल संपत्ति मतलब जमीन जायदाद में, भूमि जो होती है अचल संपत्ति में आती है। तो वो सारे अचल संपत्ति जिनका वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा हो, वो सारे अचल संपत्ति जिनका वैल्यू, जिनका मूल्य 100 रुपये से ज़्यादा हो, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर उसको ट्रांसफ़र करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ये रूल है रजिस्ट्रेशन का। वही चीज़ मेंशन किया हुआ है भारतीय पंजीकरण अधिकरण नियम 1908 में सुरक्षित रखने का प्रावधान है। वसीयतकर्ता का नाम, उसके एजेंट का नाम लिखा हुआ वसीयत का सीलबंद लिफाफा सुरक्षित के लिए किसी भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया जा सकता है। वसीयत का विखंडन एक वसीयत को अपनी इच्छा के अनुसार या बिना इच्छा के विखंडित किया जा सकता है। बिना इच्छा के विखंडन कानूनी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। यदि वसीयतकर्ता विवाह कर लेता है तो उसकी वसीयत अपने आप विखंडित हो जाती है। विखंडन न केवल पहली बार विवाह से होता है बल्कि उसके बाद किए जाने वाले विवाहों से होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से जितनी बार चाहे वसीयत बदल सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले की तैयार की गई उसकी अंतिम वसीयत ही लागू होगी। सो वसीयत लिख दिए और लिखने के बाद से विवाह हो गया, तो विवाह हो गया तो उत्तराधिकारी आ गया ना, तो उत्तराधिकारी आ गया तो आपका वो वसीयत इनवैलिड हो गया। बच्चे आ गए, वो आपका वसीयत इनवैलिड हो गया। उसके बाद से फ्रेश वसीयत आप बना सकते हैं। तो लास्ट में जो वसीयत बनेगा मृत्यु से पहले वाला, और चाहे जीवन में जितना भी आप वसीयत बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो लास्ट वाला वसीयत होगा सिर्फ वही लागू होगी, बाकी वसीयत लागू नहीं होंगे। किस उम्र में लिखना चाहिए वसीयत? वसीयत लिखने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है वो अपनी वसीयत बना सकता है। अभी इसको चेंज करके 18 वर्ष कर लीजिए, क्योंकि 18 वर्ष जो है मताधिकार का एज हो गया है। 18 वर्ष जो है वो वयस्क का एज हो गया। 18 वर्ष में व्यक्ति सोच समझ सकता है, ऐसी सरकार का कहना है, वो अपनी वसीयत बना सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का दिमाग ठीक हो, जो दुष्कर्म, धोखाधड़ी, बुरे आचरण, भ्रष्टाचार से मुक्त रहा हो, वैसे कानूनी सलाहकारों के अनुसार कम उम्र में वसीयत लिखने से आगे चलकर पारिवारिक विवाद नहीं होते हैं। इसके अलावा वसीयत लिखना तभी ठीक रहता है जब व्यक्ति के सभी अंग ठीक से काम कर रहे हों, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। उसी समय आपको वसीयत करनी चाहिए। किसी के जोर दबाव में आकर के वसीयत नहीं करना है। वसीयत वकील से बनाना ठीक रहेगा क्या? देखिए साहब, ऐसा है, टू बी फ्रैंक, वसीयत लिखने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है। आपकी वसीयत लिखने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी वकील की मदद से लेकर के इसे तैयार करते हैं तो फर्जीवाड़े, गलतफहमी, धोखाधड़ी की आशंका कम हो जाती है। ऐसा करने से कोर्ट में वसीयत को गलत साबित करने की आशंका भी नहीं रहती है। कानूनी तौर पर टाइप की हुई अथवा हाथ से लिखी हुई दोनों ही वसीयत मान्य है। तो वसीयत किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टाइप्ड भी हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है, वकील के द्वारा बनाया भी हो सकता है, बिना वकील के द्वारा सामान्य पुरुष के द्वारा भी बनाया हो सकता है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि वकील की सहायता से अगर बनाया जाएगा तो वो वसीयत ज़्यादा अच्छी रहेगी। वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? आपकी लिखी वसीयत से छेड़छाड़ न हो, इससे बचने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करा ही लेनी चाहिए। इसके लिए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के पास जाएं, उनके बताए अनुसार निर्धारित फी भरें। फी बहुत कम होती है, और रजिस्टर करा लें। इसके लिए आपको 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखें कि गवाह वे ही मान्य होंगे जो आपकी पहचान वाले हों, लेकिन आपका उनकी वसीयत से कोई लेना देना नहीं है। कुछ प्रश्न और है, उनको भी देख लेते हैं। वसीयत को इंग्लिश में विल कहते हैं, टेस्टामेंट भी कहते हैं, विल भी कहते हैं। किस प्रकार की संपत्ति की वसीयत करा सकते हैं? कोई भी व्यक्ति वसीयत बनाने के लिए स्वतंत्र है। अपने बेटे बेटियों को उनके द्वारा अर्जित संपत्ति से बाहर कर सकता है। 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक वयस्क बच्चे के पास उसके माता पिता द्वारा अर्जित संपत्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
जो माता पिता ने अर्जित किया है उस पर सिर्फ माता पिता का अधिकार है, और जब सिर्फ माता पिता का अधिकार है तो वो जिसको चाहे उसको दे दे। वो पैतृक संपत्ति नहीं रही। पैतृक संपत्ति पे सभी जन्म लेने वाले बच्चों का अधिकार हो जाता है, लेकिन जो अर्जित मैंने किया उस पर मेरा अधिकार है, और मुझे जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं खुश हूं, जो मेरे काम आ रहा हो, मैं उसके नाम वसीयत कर सकता हूं। उस पर मेरे बाल बच्चों का किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलता। वसीयत कानून क्या है? वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि आप मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को कैसे वितरित करना चाहते हैं। वसीयत का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को दे दिया। अगर आपके पास 4 बच्चे हैं तो आप वसीयत में लिख सकते हैं कि मैं अपने जमीन का बराबर बराबर हिस्सा अपने 4 बच्चों में बांटता हूं। ये भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं किसी को 50% देता हूं, किसी को 30% देता हूं, किसी को 15% देता हूं, किसी को 15%, कुछ ऐसा। आप जिस तरीके से चाहें अपनी अर्जित की हुई संपत्ति के बंटवारे के आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं। और इससे क्या होगा? उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं होगी। धन उसके पास जाएगा जिसको आप देना चाहते हैं। अननेसेसरी किसी के भी हाथ में जाकर के आपका अर्जित धन बर्बाद नहीं होगा। वसीयत में कितना खर्च आता है? वसीयतनामा रजिस्टर करने में कोई खास खर्च नहीं आता। आप अपने नज़दीकी कचहरी में जा कर के और इसके बारे में पता कर सकते हैं। वैसे आप अपनी मर्जी से 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की स्टाम्प पेपर ले करके इस पर अपनी वसीयत पेन से लिख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका 1500 रुपया इतना ही खर्चा लगता है। जो गवर्नमेंट का फ़ी है वो भी नॉमिनल होता है। सो इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है। आप अगर वसीयत कराने का आपने सोच ही लिया है तो रजिस्टर्ड वसीयत कराइए, साफ सुथरा रजिस्टर्ड कराइए, किसी समझदार व्यक्ति के संरक्षण में रजिस्टर करवाइए। हो सकता है कि आपका लिखा हुआ जो वसीयत है वो आने वाले समय में किसी भी विवाद का कारण न बने। हो सकता है कि जिस समय ये वसीयत पढ़ी जाए उस समय किसी के मन में कुछ कटता रहे कि मुझे कम दिया गया, मुझे ज़्यादा दिया गया, लेकिन वहीं पर विवाद समाप्त हो गया। उसके बाद से कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास अर्जित संपत्ति है तो जीते जी होशो हवास में अपना एक वसीयत बनवा लीजिए, और वसीयत बना करके रजिस्ट्रार साहब के पास बंद लिफाफे में पकड़ा दीजिए। रजिस्ट्री हो गई आपकी। जिस दिन भगवान उठा लेंगे उस दिन वो जो आपकी वसीयत है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उसमें जिसको आपने जितना लिखना, जिसको जितना देना चाहा है उतना उसके पास पहुंच जाएगा। सो इसलिए वसीयत जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाली चीज है। आए दिन इसका दुरुपयोग भी देखा गया है। इसलिए इसके दुरुपयोग को अगर रोकना है तो इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसलिए स्वयं भी इसकी जानकारी लें और अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों को भी इसके बारे में अवगत कराएं। हमारे चैनल का नाम है SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल जो है वो SGKG 2.22 है। इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ज्ञान अगर अपने पास ही संकुचित रख लिए तो वो शरीर के साथ ही दम तोड़ देता है, समाप्त हो जाता है। मैं बहुत से ऐसे विद्वानों को जानता हूं जो जानकार बहुत थे, उनके पास ज्ञान बहुत था, वो अपनी सारी ज्ञान को अपने शरीर के साथ ही ले जाकर के गंगा नदी में बहा दिए, फिनिश हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है ये समाज के द्वारा मेरे पास ज्ञान आ रहा है। मैं कोई स्वयंभू नहीं हूं, आप ही लोगों में से किसी से मैं सीख रहा हूं। और जो चीज मेरे पास समाज से आ रही है, लेट इट गो टू द सोसाइटी, वो भी समाज के पास जाए, तभी जाकर के समाज का कल्याण होगा, तभी जाकर के जन कल्याण होगा। आइए इस जन कल्याण में हम सब एक दूसरे को सहयोग करें। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।